आज के लेक्चर में हम जो दो टॉपिक करेंगे वो है एग्रीकल्चरल वर्सेस इंडस्ट्रियल सेक्टर। अच्छा, ये जो एग्रीकल्चरल वर्सेस इंडस्ट्रियल सेक्टर डिबेट है, ये शुरू से चलती आ रही है। बेसिकली ये डिबेट है क्या? ये डिबेट है कि कौन सा सेक्टर है जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी के ये दोनों सेक्टर इम्पोर्टेंट है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो टोटली डिपेंड करता है या टोटली या पार्शली डिपेंड करता है एग्रीकल्चर सेक्टर पे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है नथिंग है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं फॉर द सेक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अच्छा, पाकिस्तान में जब था इंडिपेंडेंस 1947 के बाद जो इंडिपेंडेंस जो थी, उसके बाद इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी जो है अडॉप्ट की गई। इसमें क्या है, इंपोर्ट्स को कंट्रोल किया गया बाय मींस ऑफ डिफरेंट बैरियर्स। इंपोर्ट ड्यूटीज बढ़ा दी गई जिसकी वजह से इंपोर्ट्स कम हुई ताकि अच्छा, इंपोर्ट्स कम होने का फ़ायदा ये होता है कि इंपोर्ट्स जब कम होती है तो जो डिमांड है किसी भी इंपोर्टेड कमोडिटी की वो तो उतनी रहती है, जिसकी वजह से लोकल प्रोड्यूसर को चांस मिलता है वही चीज़ प्रोड्यूस करने का। और उससे क्या होता है, उससे प्रोडक्शन इंडस्ट्रियल गुड्स की जो है, इंडस्ट्रियल गुड्स की प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, जब इंडिपेंडेंस के बाद जब है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया और को फॉलो किया गया, तो क्या हुआ, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गई, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का, कि जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर सरप्लस क्रिएट हो गया, कंजप्शन गुड्स की कम होगी और जो इसका मतलब कंज्यूमर सरप्लस कम हो गया और प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो गया। अब इसे मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कहते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है जो है इक्विलिब्रियम पे आ जाना, कि PS इज इक्वल टू CS, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस के इक्वल हो जाता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि रिसोर्सेज का एफिशिएंट हो जाना और जो है वो इक्विलिब्रियम क्रिएट होना, स्टेबिलिटी आ जाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 1960 में जब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को देखा गया, रिविजिट किया गया, तो ये मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज थे। कंज्यूमर सरप्लस को डिक्रीज कर दिया, प्रोड्यूसर सरप्लस जो है वो इंक्रीज हो गया। तो क्या हुआ, प्रोड्यूसर सरप्लस सही तरह जो है वो रीफ्लो नहीं हो पाया। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर उन्हीं दिनों में फूड शॉर्टेज जो है वो हो गई 1950s में। क्या हो गई, फूड शॉर्टेज कंट्री में हो गई, जिसकी वजह से जो नया प्लान जो है वो अडॉप्ट किया गया वो क्या था, वो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। जब फूड शॉर्टेज हुई तो पॉलिसी जो है वो एग्री डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गई, एग्री डेवलपमेंट ओरिएंटेड हो गई, जिसकी वजह से
फूड में सेल्फ सफिशिएंसी होगी। ये जो फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो गई। रॉ मटेरियल आ गया। रॉ मटेरियल जो था, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री। जब एग्री डेवलपमेंट की तरफ देखा, जब एग्री डेवलपमेंट हुई कंट्री में, तो फूड अवेलेबल हो गया, जिसकी वजह से फूड सेल्फ सफिशिएंसी हो गई, रॉ मटेरियल अवेलेबल हो गया। और ऑब्वियसली इसने इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया ना, इंडस्ट्री को भी प्रमोट किया क्योंकि रॉ मटेरियल आ गया। इसके अलावा क्या हुआ 1960 में, फिर 1960 मैं आपको पहले भी बता चुका, 1960 में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया, वीट, राइस, मेज, इनकी प्रोडक्शन को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दिया। ठीक, अच्छा, ये 1960 में एग्री सेक्टर जो है वो प्रमोट हुआ। उसके साथ साथ जो थे कंट्री में जो कैपिटलिस्ट थे, उन्हें ज़्यादा जो है वो टैक्स में छूट मिल गई, टैक्स जो है उनका बच गया। उसके साथ साथ उन्हें क्रेडिट मिला। ठीक है, इंपोर्ट्स पे हैवी टैरिफ्स लगे, तो इससे क्या हुआ, इनकम प्रोड्यूसर की बढ़ी। प्रोड्यूसर इनकम जो थी वो प्रोड्यूसर इनकम जो है वो ज़्यादा हो गई। तो अच्छा, दूसरी तरफ क्या हुआ, जब ये प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, प्रोड्यूसर की इनकम बढ़ी, लेकिन जो एग्री प्रोडक्ट की प्राइस है वो नहीं बढ़ी। लेकिन उसके साथ साथ जो है, जो एग्री गुड्स की प्राइसेस थी वो कम ही रही, जबकि इंडस्ट्रियल गुड्स की प्राइस जो है वो बढ़ी। प्राइसेस जो हैं एग्री प्रोडक्ट की वो स्टेबल रही, जबकि प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स जो है वो इंक्रीज होती है। प्राइस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड जो है वो बढ़ती गई। अच्छा, दूसरा, ये जो रेवोल्यूशन आया इसका छोटे फार्मर पे उतना अच्छा असर नहीं पड़ा जितना बड़े फार्मर पे पड़ा। बड़े फार्मर बहुत ज़्यादा डेवलप हुए, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जबकि जो स्मॉल फार्मर्स थे वो, उनकी हालत जो है वो वैसे ही पुअर रही। अच्छा, इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो इसी टाइम में ड्यूरिंग 60s में वो ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही थी, उसे जॉब्स प्रोवाइड ना कर सकी। तो फिर क्या हुआ, फिर जो लोग थे वो स्मॉल इंडस्ट्रीज की तरफ गए एम्प्लॉयमेंट लेने के लिए, जिसके और फिर क्या हुआ, अनइक्वल इनकम, जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो थी वो फेयर नहीं रही। वो क्या थी, वो अनफेयर थी। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्टर्ब हो गई, वो फेयर नहीं रही, वो अनफेयर थी। अब 1972 से 80 के दरमियान, 1972 से 80 के दरमियान जो था
प्राइवेट सेक्टर का रोल जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट में था वो बहुत कम था। इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि जो नेशनल भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो के फादर थे, उन्होंने जो है नेशनलाइजेशन की पॉलिसी को अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर की जो इन्वेस्टमेंट थी वो निग्लिजिबल हो गई। फिर जब ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्राइवेटाइजेशन स्टार्ट की। तो एग्री डेवलपमेंट जिसकी वजह से हुई, तो जिसकी वजह से कंज्यूमर को भी फ़ायदा हुआ और प्रोड्यूसर को भी दोबारा फ़ायदा हुआ। अच्छा, ज़ियाउल हक के बाद नवाज शरीफ और बेनज़ीर ने दोनों ने कोशिश की दोनों सेक्टर्स को, एग्री एंड इंडस्ट्रियल, इन्होंने दोनों सेक्टर्स को डेवलप करने की कोशिश की, जो लेकिन खातिर ख्वाह जो है तब्दीली ना ला सके। जब नवाज शरीफ साहब जो थे, उनकी गवर्नमेंट जो है वो तो सेकंड टेन्योर में एक तो वीट की सेल्फ सफिशेंसी हो गई। अच्छा, इन 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ साहब आए और अपनी गवर्नमेंट में ज़्यादा टेक्नोक्रेट्स लेके आए, तो उन्होंने प्रेफर किया, परवेज़ मुशर्रफ साहब ने प्रेफर किया इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर किया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो उस वक्त जो एग्री सेक्टर्स थे उनमें मजीद क्या क्या प्रॉब्लम्स थी मुशर्रफ के टाइम में। पहला ये था कि वाटर शॉर्टेज था, वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम थी, फ्लड्स थे, नेचुरल डिजास्टर थे, पेस्ट का अटैक था, ठीक है। दूसरा क्या था, फार्मर स्मॉल स्केल थे। फार्मर्स क्या थे, स्मॉल स्केल थे, वो गवर्नमेंट फैसिलिटीज से कम फायदा उठा सकते थे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई थी, जिसकी वजह से फार्मर जो थे वो अच्छी टेक्नोलॉजी, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स या मशीनरी जो है वो नहीं यूज़ कर सकते थे, क्योंकि वो क्या थे, वो एक्सपेंसिव थे। अच्छा, फिर क्या था, एक तीसरा जो था वो क्या था, एग्री सेक्टर में पोस्ट हार्वेस्ट इशू थे। पोस्ट हार्वेस्ट इशू क्या है कि उनके पास स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी, ठीक, वो जिसकी वजह से जब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती तो वो कम कीमत पे बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। वो एक्सप्लॉइट होते हैं कमीशन एजेंट से, जो ब्रोकर्स हैं, जो मिडल मैन है, ठीक। लेकिन इन सब प्रॉब्लम की वजह से जो टेक्नोक्रेट्स आए थे मुशर्रफ साहब के साथ, वो खातिर ख्वाह कोई ब्रेक थ्रू नहीं कर सके, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप करना ज़्यादा प्रेफर किया एज़ कम्पेयर टू एग्री सेक्टर। तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें उस साल 2017 से 18 में जो ग्रोथ थी, ग्रोथ रेट ऑफ लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो था वो क्या था, वो 6.24 हो गया, 6.24 हो गया। तो इस तरह क्या हुआ, ग्रोथ रेट जो है वो ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट इशू भी थोड़ा सा सॉल्व हो गया। एक्सपोर्ट को प्रमोट किया गया, इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट किया गया, जिसकी वजह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आई। लेकिन फिर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो प्रॉब्लम थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रॉब्लम फेस कर रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हायर कॉस्ट थी। मैं ये रेस करूँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उनमें कॉस्ट हाई थी, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम था। इंफ्रास्ट्रक्चर जो था
वो लिमिटेड था, उसकी फैसिलिटी थी। ऑफिशियल जो है वो फॉर्मेलिटी ज़्यादा थी, ऑफिशियल फॉर्मेलिटी जो थी वो ज़्यादा थी। तो बेसिकली ये जो डिबेट है इंडस्ट्रियलाइजेशन वर्सेस एग्री सेक्टर की, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, जो आपका एग्री सेक्टर है वो भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ साथ ज़रूरी। ऐसा हो नहीं सकता कि सिर्फ एग्री डेवलपमेंट हो और दूसरी तरफ जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ना हो, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अकेली हो और एग्री डेवलपमेंट। ऐसा पॉसिबल है कि एक जगह जो है वो कंपैरेटिव एडवांटेज है सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में, तो वहाँ में भी इंडस्ट्रियल सेक्टर ज़्यादा, तो लेकिन ये दोनों ज़रूरी है। ठीक है, अगर इफ़ यू विश टू हैव ए इंडस्ट्री यू विल हैव टू डेवलप एग्री सेक्टर। अगर आप चाहते हैं कि इंडस्ट्रीज डेवलप हो तो आपके पास जो है वो एग्री सेक्टर जो है वो भी होना चाहिए। अच्छा, आफ्टर मुशर्रफ पीपीपी जो है वो गवर्नमेंट में आई। ठीक, इनमें पुअर इंस्टेबिलिटी थी, पुअर लॉ एंड ऑर्डर था, टेररिज्म था, रिड्यूस सप्लाई ऑफ गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी फेस की, राइजिंग लेवल ऑफ प्राइसेस थे, इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन थी। ठीक है, तो जिसकी वजह से ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो उसकी ग्रोथ गई नीचे, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा नीचे आ गए। ठीक है, उसके बाद पीपी के बाद जो नवाज शरीफ साहब दोबारा गवर्नमेंट में आए, उन्होंने एनर्जी क्राइसिस और टेररिज्म पे काबू कंट्रोल किया, तो क्या हुआ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ थोड़ी सी बेहतर हुई, स्टेबल हुई। लेकिन जो अभी तक जो है परफॉर्मेंस ऑफ एग्री सेक्टर जो है वो नेगेटिव पे आ गई, फर्स्ट टाइम जो है वो नेगेटिव पे आ गई, और उनका जो एग्री सेक्टर है वो पुअर ही रहा। लेकिन इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो थोड़ा वो ग्रो किया, और थोड़ी सी जो है वो डेवलपमेंट होनी शुरू हुई जो नवाज शरीफ साहब का दूसरी गवर्नमेंट थी उसमें। तो ये था टॉपिक जिसमें हम लोगों ने जो एग्रीकल्चरल वर्सेस इंडस्ट्रियल डिबेट की। अच्छा, अभी तक ये क्वेश्चन है कि विच सेक्टर इज बेटर, द डेवलपमेंट ऑफ विच सेक्टर शुड बी डन। ये क्वेश्चन है ऐसा जिसका अभी तक जो है डिबेट में है कि कौन सी कंट्री है जिसमें क्या चीज़ ज़्यादा प्रमोट हो सकती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ऑब्वियसली इनोवेशन बेस्ड है। एग्री सेक्टर भी टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बेस्ड है, लेकिन जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो कई कंट्रीज़ की नेचर जो है, कई कंट्रीज़ की जो लोकेशन है, कई कंट्री की जियोग्राफी जो है, कई कंट्रीज़ की जो लोकेशन है वो प्रमोट करती है एग्रीकल्चर को एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर ऐसा है जिसे खुद डेवलप करना पड़ता है, जो बहुत ज़्यादा डेवलप करना पड़ता है, जिसमें कैपिटल ज़्यादा जो है वो चाहिए होता है। तो दुनिया में उन कंट्रीज़ ने ज़्यादा जो है वो तरक्की की है जिन कंट्री ने वैल्यू एडिशन की है। वो बेशक एग्री प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर एग्री इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है वो अपना रोल प्ले करती है। आप एग्री के मटेरियल को ही वैल्यू एडिट कर सकते हैं, जैसे डेयरी है, जैसे आप मिल्क देखते हैं, आप जो है मीट की इंडस्ट्री है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। इसी तरह जो है फीड की इंडस्ट्री है जिसमें लाइफ स्टॉक को फीड दिया जाता है। तो क्या एग्री बेस्ड इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा है जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है हेल्प आउट करते हैं। अब जिन कंट्रीज में इंडस्ट्री ज़्यादा है वो एग्री प्रोडक्ट को क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। अच्छा, जिन कंट्री में एग्री ज़्यादा है वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, वो इम्पोर्ट करते हैं। लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत दोनों की है। बहुत कम कंट्री हैं जो दोनों में एग्री प्रोडक्ट्स में भी और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में भी सेल्फ सफिशिएंट है। नहीं तो ये अगर इंडस्ट्रियल कंट्री है
मेजर पार्ट जो इंडस्ट्रियल है तो वो एग्री प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करता है। अगर मेजर पार्ट जो है वो इंडस्ट्रियल है, वो सॉरी एग्रीकल्चरल है, तो वो क्या करेगा, वो फिर इंडस्ट्रियल पार्ट्स को, इंडस्ट्रियल गुड्स को क्या करता है, इंपोर्ट करता है। तो इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी फिर अडॉप्ट की जाती है। जिस जिस जिन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट जो है वो एग्रीकल्चर को जो है प्रोडक्शन को जो है वो इनकरेज करना चाह रही है, तो वो एग्रीकल्चर की इंपोर्ट पे पाबंदी लगा देगी। इसी तरह अगर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट चाह रही है तो वो इंडस्ट्रियल गुड्स पे पाबंदी लगा देगी, ताकि जो लोकल प्रोड्यूसर है उसको इनकरेजमेंट मिले और वो खुद प्रोड्यूस करे और वही चीज़ जो है वो डिमांड में आए, सप्लाई में आए और वही चीज़ बिके। तो ये है जो प्रोसेस है किसी भी कंट्री के लिए।